गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरी पिछली वीडियो जो थी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हैं और उससे तो उस क्वेश्चन में क्या था कि पूछा गया है कि इसको डेराइव कैसे करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, इसको यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको डेराइव कैसे करेंगे। इसका डेरिवेशन आप लोगों को अभी पढ़ना नहीं है, ये ग्रेजुएशन का यानी बीएससी सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है, ये उसमें पढ़ना है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बच्चे ने पूछा है तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए। मैंने उसको बता दिया था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि सबको बता देना चाहिए, तो इसलिए वैसे हो सकता है कि ये आपको उतनी पूरी तरह से समझ में ना आए, क्योंकि इसके लिए दो तीन चीजें होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले चीज कि कैलकुलस की जानकारी, मैथ का एक पार्ट है कैलकुलस, उसकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए, यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की। दूसरा हाइट एंड डिस्टेंस जो हम लोग पढ़ते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो उसकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए, तभी हम लोग इसको समझ पाएंगे। और ऐसे देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए या इसको डेराइव करने के लिए, इसको डेराइव करने के लिए एक फॉर्मेट थे, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ लॉ दिए थे। लॉ नहीं दिए थे मतलब उन्होंने बताया, क्या बताया था, तो उनका जो प्रिंसिपल था वो क्या था, लाइट ट्रेवल्स बिटवीन टू पॉइंट्स अलोंग द पाथ दैट रिक्वायर्स द लीस्ट टाइम एज कंपेयर टू द अदर नियर बाई पॉइंट। इसका मतलब हो गया कि उन्होंने कहा था कि लाइट जो है जब ट्रेवल करती है, अगर दो पॉइंट्स के बीच में वो ट्रेवल कर रही है तो वो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा उसको लेगी, ना कि कोई लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को। अगर उसके नियर बाई में कोई उससे थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस कवर करने वाला कोई पाथ है तो उसको नहीं कवर करके, उस पर नहीं जा करके वो जो शॉर्टेस्ट होगा जिसमें कम से कम समय लगेगा उस पाथ को वो ले लेगी, ठीक है। तो उन्होंने ही इसको डिराइव करके बताया, कैसे किया वो देखते हैं। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर पॉइंट ए से एक लाइट रे आ रही है और वो पॉइंट पी पर स्ट्राइक कर रही है और फिर वो बी पॉइंट पर चली गई, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा है कि हियर ए रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग एट पॉइंट ए रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द सरफेस एट पॉइंट पी बिफोर अराइविंग एट पॉइंट बी। पॉइंट ए से आ रही है, पी पर स्ट्राइक की और फिर पॉइंट बी पर वो जा रही है। अब जहां से एक पॉइंट ए से, अब यहां पर आप फिगर में देख रहे हो कि ये वाला हाइट ज्यादा दिया हुआ है, ये अधिक कम दिया हुआ है, तो इसके पीछे कोई खास रीजन नहीं, कोई रीजन नहीं, इसको बराबर भी लिया जा सकता था, लेकिन ये सब जो डिफरेंस था ना, ये सब आपको पता नहीं चलता, इस कारण से इसको थोड़ा अलग अलग हाइट हम ले लिए है। लेकिन कोई जरूरत नहीं है, बराबर हाइट भी ले सकते हैं, दोनों साइड का हाइट बराबर लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसको समझाने के लिए कि ये कहां पर मीट करेगी या इसके कारण से अलग अलग हाइट ले लिया गया है। अब इसके बाद है यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये एक हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है, और ये यहां पर देखते हैं हम लोग, यहां पर अगर एक परपेंडिकुलर खींचे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हम लोग पॉइंट, ये मतलब जो सरफेस है टी उससे, तो यहाँ पर ए डैश और ए को मिलाएगा और यहाँ बी डैश और बी को मिलाना है, ठीक है। इस पॉइंट से लाइट रेज निकली थी, इंसिडेंट रे, और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट तक पहुंची है, इसलिए यहाँ से एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सरफेस से। तो ये जो डिस्टेंस हो गया, इसको क्या, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है, ए, और ये कौन सा डिस्टेंस हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बी, ठीक है। अब हम लोग एक चीज और इसमें देखते हैं कि यहां से लाइट रे तो इस थ्योरी के अनुसार, इस प्रिंसिपल के अनुसार, इसके अनुसार तो लाइट को यहां से इस पॉइंट तक जाना है तो वो सिंपल सा ये वाला जो पाथ है उसको भी कवर कर सकते थे, इतना घूम करके जाने का क्या जरूरत था। लेकिन देख रहे हैं कि नहीं, लाइट रे जो है यहां से निकली है, इस सरफेस पर स्ट्राइक किया, उसके बाद यहां पहुंच रही है, तो इस लेंथ को हम लोग एल मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर एल इज द पाथ लेंथ फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम पॉइंट पी, ठीक है। क्या है, यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक का एक हम लोग मान लेते हैं कि ये उस लाइट रेस का पाथ है, और उसको हम लोग एल से डिनोट किए हैं, एल कंसीडर किए हैं, तो इसलिए एल कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, ए पी प्लस पी बी, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, एल का वैल्यू क्या हो सकता है, तो अब यहां पर देखिए, यहीं पर आ गया आपको जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके बारे में और पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग पढ़ते हैं उससे रिलेटेड चीजें आ गई। एल क्या हो गया, तो यहां देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, हम लोग जानते हैं ना कि
ये जो होता है हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, इसका प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट होता है ना, तो वही चीज यहां पर है। तो हम लोग देख रहे हैं एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस डिस्टेंस को हम लोगों ने, हाँ एक चीज छूट गया था यहाँ पर, यहां से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये कितना माना है हमने, डी माना है, ठीक है, डी माना है। तो पूरा डिस्टेंस डी हो गया, तो अगर इसको एक्स हम लोग कंसीडर कर लें तो ये क्या होगा, डी माइनस एक्स होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एपी का तो वैल्यू हम लोगों ने रख दिया, एपी का वैल्यू हम लोगों ने रख दिया इसका। अब पीवी का वैल्यू रखना है, तो पीवी का वैल्यू क्या होगा, तो dx है, तो dx का स्क्वायर डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो गया। अब द स्पीड ऑफ लाइट, हम लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट होता है, वो ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ पर कुछ और होगा कहीं पर कुछ और होगा, ऐसा नहीं होता है। वो जब ट्रैवल करना शुरू करता है, अगर किसी एक मीडियम में ट्रैवल कर रहा होता है तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करता है, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट and according to the Fermat's principle the minimum distance path is considered as minimum time, ठीक है। इस लॉ के अनुसार हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि क्या बोल रहा हूं, जो डिस्टेंस पाथ है, मिनिमम डिस्टेंस पाथ जो है वही मिनिमम टाइम पाथ भी होगा। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जहां पर उसको कम से कम दूरी तय करना हो, जब कम दूरी तय करेगा तो समय भी कम लगेगा, तो वही चीज यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो कंसीडर एट द मिनिमम टाइम पाथ सो द डेरिवेशन और डिफरेंशिएशन, ठीक है, डेरिवेशन और डिफरेंशिएशन एक ही वर्ड होता है, दोनों एक ही तरह का चीज है। तो डिफरेंशिएशन को हम लोग लेकर चलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एल, जो एल है ये पूरा लेंथ, ठीक है, एल विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, एक्स क्या है तो इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, तो उसको क्या मानेंगे हम लोग, 0 मान लेते हैं, ठीक है। मतलब ये नेग्लिजिबल मान लिया इसको, तो क्या हो जाएगा, dl by dx इज इक्वल टू 0। अभी हम आपको डिफरेंशिएशन तो अभी नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन अभी समय नहीं है बताने का, यहाँ पर हम लोग कुछ और टॉपिक कर रहे हैं। अगर डिफरेंशिएशन आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अब इसको जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जहां पर भी स्क्वायर होगा वहां पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, स्क्वायर क्यूब रहता तो 3 हो जाता, ठीक है। सिंपल सी वर्ड में यही समझ लीजिए कि जहां पर भी x के रिस्पेक्ट में जैसे ही कर रहे हैं, तो वहां पर जो दूसरा टर्म होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, और जो x वाला टर्म होगा वो सब क्या हो जाएगा, x के साथ जो टर्म रहेगा वो क्या होगा, उसी का वैल्यू पुट हम लोग करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, dl by dx इक्वल टू, यहाँ पर जब x के टर्म में कर रहे हैं तो x स्क्वायर है ना, तो ये 2x हो गया, और जब 2x यहाँ पर होगा तो यहाँ पर भी 2 आएगा, और रूट अंडर बाकी जो हम लोग लिखे थे वही आ गया। सेम यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि -1 आ गया, क्यों आया -1, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, dx का तो हो गया, dx लिख दिए, d माइनस एक्स का dx लिख दिए, 2dx, x स्क्वायर था इसलिए 2dx लिख दिए। लेकिन x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन जैसे ही फिर से करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि माइनस दिया हुआ है, माइनस है, इस कारण से -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि a और b गया कहाँ, तो a और b तो कहीं है नहीं ऊपर वाले में, जब हम लोग डिफरेंशिएट किए उसको डिफरेंशिएशन उसका निकाला है, तो क्या होता है, वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और क्या हम लोग लेकर चले थे, इसको हम लोग 0 मान कर चले थे, ये जो पूरा वैल्यू था इसको 0 मान कर चले थे, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको क्या किए, 0 कर दिए। अब यहाँ पर अगले स्टेप में क्या होगा, इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास क्या बच गया, ये हमारा इक्वेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हो गया। उस इक्वेशन को हम यहाँ लिखे, इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, फॉर फाइंडिंग द, अब हम लोग को निकालना कौन सा एंगल है, ये एंगल का पता करना है कि ये दोनों एंगल सेम हो रहा है या नहीं, बाहर वाले से कोई मतलब है नहीं, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं। तो हमको अगर जब ये एंगल और ये एंगल का पता करना है, तो इसका मतलब कि हमको एक ये ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल को ऊपर की तरफ, आगे की तरफ और बढ़ा देते हैं, और जो ये पॉइंट है यहाँ a डैश पॉइंट है ना, तो a डैश पॉइंट को हम लोग को करना कुछ नहीं है, यहां से a से लेकर के एक इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ड्रॉ करेंगे तो वहां पर हम लोगों को एक पॉइंट मिलेगा, एक जहां पर वो मीट कर रही होगी लाइंस, तो वहां पर हम लोग एक पॉइंट दे देंगे m, उसी तरह से यहाँ n दे दिया गया है दोनों ट्रायंगल में। अब इसको हम लोग अलग अलग टाइप से, अलग अलग 2 ट्रायंगल के रूप में बना लेंगे। तो वही किया गया है, यहाँ पर एक ट्रायंगल हो गया हम लोग का AMP, और दूसरा ट्रायंगल हो गया
BNP। अगर आप लोग नोट करेंगे तो नोट कर लें और उसके बाद इरेज करते हैं, ठीक है। और बच्चों क्वेश्चन वही कीजिए जो आपके काम का, अगर काम का नहीं है तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है ज्यादा कि आप इधर उधर घूम सकें। आपको जो लगता है कि हाँ उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं तो इधर उधर का क्वेश्चन करने से ऐसा नहीं कि हाँ आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी आपको नहीं जानकारी होगी तो आगे भी हो पाएगी, आगे होगी जानकारी, आगे हर एक चीज जानकारी होगी, लेकिन अभी टॉपिक रिलेटेड ही क्वेश्चन करें तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि ट्रायंगल बना, कौन सा ट्रायंगल बना, तो हम लोग एक ट्रायंगल लेकर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 ट्रायंगल्स है, यहाँ पर 2 ट्रायंगल बना। एक सेकंड, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सिमिलरली, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे उसी तरह से जैसे यहाँ पर किया क्या गया है, यहाँ पर हम लोग को ये एंगल निकालना है ना, तो फाइंडिंग द एंगल θ1, इसको θ1 माना है, इसको θ2 माना गया है। तो ज्वाइन A टू M, और M क्या है, एक्सटेंडेड नॉर्मल है, एक्सटेंड किया हुआ है, इसको बढ़ाया गया है नॉर्मल को, ठीक है। एंड में ट्रायंगल AMP, इसी तरह से सिमिलरली इसी तरह से फॉर फाइंडिंग द एंगल θ2 ज्वाइन, किसको ज्वाइन करेंगे, B को करेंगे M से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। B को नॉर्मल से ज्वाइन करेंगे, यानी B टू N, ये भी क्या है, N भी क्या है, तो एक पॉइंट है जो कि एक्सटेंडेड नॉर्मल पर है, ठीक है, एक्सटेंडेड नॉर्मल पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, एक्सटेंडेड नॉर्मल पर। तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा, वी गेट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हम लोग को मिलेगा, BNP, कौन सा मिलेगा, BNP, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो अब जब हम लोग के पास 2 ट्रायंगल आ गया, तब इसके बाद हम लोग दोनों ट्रायंगल में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। इन ट्रायंगल AMP, ठीक है, AMP अब देखते हैं सबसे पहले इसमें है क्या क्या चीज, ठीक है। तो अगर हम लोग AM इज इक्वल टू, आप लोग देख रहे होंगे AM जो है A' P के भी बराबर होगा, पैरेलल भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पैरेलल A' P और AM इक्वल्स टू A' P, ऐसा लिखा जा सकता है ना। और ये इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू x, तो x लिख देते हैं, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं क्या है, तो इसमें देख रहे हैं कि AP क्या हो गया, इसका AP हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा चीज देखते हैं, और इसमें और हम लोग क्या मिल रहा है, तो देखते हैं कि A से A' और M से P, ये भी क्या होगा, एक दूसरे का पैरेलल होगा, M से P ये क्या होगा, पैरेलल होगा, और इसका वैल्यू कितना है, A है, तो इक्वल्स टू A, इसको लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ना। इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर ये देखिए हम लोग को, अब हम लोग जब साइन थीटा के बारे में आप लोग जानते हैं, साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है, ये पता करना है ना, तो हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं साइन थीटा, आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, साइन कॉस टैन किसी भी वैल्यू से निकाल सकते हैं। और थीटा क्यों लिया जाता है, तो एंगल निकालना है, इस कारण से थीटा लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा AM बाई AP, AM बाई AP, AM
इसको भी हम लोग इसको परपेंडिकुलर कंसीडर कर लेंगे, और इसको यहां पर एक चीज छूट गया है, यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कंसीडर परपेंडिकुलर, ठीक है, या परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, तो एम ऊपर आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज क्या है हम लोग का, एपी है, एपी को लिखेंगे, दोनों का वैल्यू को रखते हैं। एम का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू क्या है, एक्स है। एपी का वैल्यू क्या हो सकता है, एपी का वैल्यू हाइपोटेन्यूज है ना, तो हाइपोटेन्यूज जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। पी स्क्वायर क्या है यहाँ पर, पी स्क्वायर अगर इस तरह से इस ट्रायंगल को अगर हम लोग ले लें तो पी स्क्वायर क्या है, ये दोनों कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ ये इसमें इसके लिए अलग हो जाएगा और इसके लिए अलग हो जाएगा, नहीं, दोनों में ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो पी स्क्वायर, पी क्या है, पी हम लोग देख रहे हैं कि ए है, तो ए का स्क्वायर, और बी क्या है, एक्स है, एक्स का स्क्वायर, इसको रूट अंडर कर देंगे, मतलब हम लोग के पास क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से अब दूसरे ट्रायंगल पे चलते हैं। दूसरा जो ट्रायंगल है वो कौन सा बना था, तो बी एन पी बना था। इन ट्रायंगल बी एन पी, ठीक है, ये ट्रायंगल बना था हम लोग का। अब इसमें कौन कौन सा चीज है तो देखते हैं। बी एन परपेंडिकुलर पैरेलल टू बी पी, और क्या है तो बी एन इक्वल्स टू भी बी पी है, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना है तो हम लोग देख रहे हैं डी माइनस एक्स है, डी माइनस एक्स लिख दिया हम लोगों ने। और इसको हम लोग, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, बीपी है। उस बी डैश पी, सॉरी बी डैश पी, बी डैश पी, बी एल और बी डैश पी, यहां भी बी डैश पी हो जाएगा। और ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का बीपी, क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और तीसरा चीज हम लोग और क्या देख रहे हैं इसमें, तो बी डैश बी, बी डैश इक्वल्स टू, ये किसके, एन पी के बराबर होगा। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है बी, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ साइन थीटा 1 होगा और यहाँ पर साइन थीटा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसमें भी ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, तो बी एन बाई बी पी इज इक्वल टू, बी एन का वैल्यू कितना है तो डी माइनस एक्स है, डी माइनस एक्स लिख दिया हम लोगों ने। और एन ये इसका वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आएगा रूट अंडर डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा वैल्यू। अब हम लोग ये आ गया वैल्यू आपका। अब इसके बाद हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा, और उसका वैल्यू जो है उसको पुट करेंगे इक्वेशन में, ठीक है। हम लोग का पहला जो इक्वेशन था वो तो मैंने मिटा दिया, लेकिन देख लेते हैं। पहला इक्वेशन था शायद हम लोगों का एक्स वाई, वो वाला इक्वेशन था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू था डी माइनस एक्स वाई रूट अंडर डी माइनस एक्स होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन था शायद हम लोगों का, ये था पहला इक्वेशन। आप देखेंगे मैंने गलती से मिटा दिया सबको, तो इसको जब हम लोग देखेंगे तो ये इक्वेशन था।
सेम यही चीज़ है। अब इसके बाद हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि इतने के बदले हम लोग ये लिख सकते हैं और इस पूरे के बदले ये लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा करके इधर बना लेते हैं थोड़ा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना कि इक्वेशन 1 में बाय इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 1 इसका यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगा, तो साइन थीटा 1, ठीक है। और इक्वल्स टू इसके बदले क्या वैल्यू आएगा, ये है यानी साइन थीटा 2 साइन साइन कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, ये आ गया हम लोग का। अब एक चीज बताइए, ये जो एंगल होता है नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्रूफ हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं फर्मेट लॉ से, ठीक है। फर्मेट प्रिंसिपल का यूज करके और इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन आया था कि लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहा जाता है, या फिर जब लाइट ट्रैवल करती है तो उसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे जनरेट हो जाती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, ये क्वेश्चन था सर, ठीक है। क्वेश्चन मुझे पूरा याद नहीं है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। तो उसका रीजन क्या है कि हम लोग जानते हैं कि क्वांटम जो थ्योरी है, लाइट की जो क्वांटम थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग कि लाइट जो है वो फोटोन्स से, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फोटोन्स के बने होते हैं, ठीक है। और फोटोन्स क्या है, तो फोटोन्स के अंदर में एनर्जी होती है। फोटोन अपने आप में स्टेबल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो स्टेबल है, ठीक है। लेकिन उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो पॉकेट्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो ट्रैवल करना शुरू करता है तो फोटोन्स के साथ में क्या होता है कि वो ऑक्सीलेट करना शुरू कर देती है एनर्जी के कारण। उसके अंदर जो एनर्जी है, एनर्जी तो कोई मतलब स्टेबल होती नहीं है। तो जैसे ही वो चलना शुरू करती है तो मान लो कि ये फोटोन है, तो यहाँ पर फोटोन है मान लो, ये क्या करेगा मैक्सिमम पोजीशन तक गया, ठीक है। फिर उसी तरह से ऑक्सीलेट बढ़ रहा है आगे की तरफ, और ये क्या हो रहा है साथ में बढ़ भी रहा है, फिर इस साइड में ऑक्सीलेट करता हुआ नीचे आ गया, इस तरह से। तो क्या होगा, ये यहाँ पर एक वेव की तरह, एक वेव की तरह ये, सॉरी यहाँ नहीं बनना था, वेव की तरह ये बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीलेट किया, यहाँ आया, फिर यहाँ ऑक्सीलेट किया, यहाँ गया, ठीक है। ये लाइट सोर्स है, मान लो कि इधर से लाइट आ रही है, इधर सोर्स लिख देता हूं मैं, ठीक है, इधर से लाइट आई। अब होता क्या है कि एनर्जी में तो चार्ज भी होता है, तो जैसे ही वो ऑक्सीलेट करना शुरू करता है तो एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जनरेट करना शुरू कर देती है। एक्चुअल फोटोन कोई कुछ जनरेट नहीं करता है, जनरेट कौन करता है, तो एनर्जी के पास कुछ चार्ज होता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों तरह का चार्ज हो सकता है। और कौन सा वो कोई भी चार्ज यहाँ पर, तो मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि उसमें जो चार्ज होता है, अब आप पूछेंगे कि उसमें इलेक्ट्रिक वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो इसके बारे में तो अभी तक पता नहीं चला है, ठीक है। तो जो भी चार्ज होता है, ठीक है, वो चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करता है। और हम लोग पहले वाले क्लासेस में पढ़ चुके हैं एक मैग्नेटिज्म वाला, जो मैग्नेट वाला जो हम लोग पढ़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट, उसमें हम लोग देखे थे कि एक वायर को जब नेल के ऊपर में हम लोग पूरा लगा देते हैं, रैप कर देते हैं, और उसके बाद जब उसको कहीं सेल में टच करते हैं और उसके पास में छोटा छोटा आलपिन रख देते हैं, तो देखते हैं कि वो जैसे ही उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू करता है तो वो पूरे सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसका मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इसका मतलब कि साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, ठीक है। तो यही रीजन होता है कि जब लाइट ट्रैवल करना शुरू करता है तो उसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहते हैं, ठीक है। यही और इसी कारण से हम लोग लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहीं भी ट्रैवल कर सकती है, मतलब उसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, मीडियम भी अगर मीडियम है तो मीडियम में भी, और अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम में भी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अच्छा हाँ, एक चीज और बच गया था इसमें कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड बने रहने साथ, ठीक है। तो वो क्या होता है, आप लोग इस टाइप का कुछ फिगर होगा उसमें, मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है,
ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है और ये क्या हो गया जिधर लाइट ट्रैवल कर रही है, ठीक है। ये तीनों क्या होगा, ये सब एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। अगर इसको इसके साथ देखें परपेंडिकुलर है, इसको इसके साथ देखते हैं तो परपेंडिकुलर है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। मतलब अगर यहां पर हम लोग बनाए तो इस टाइप से कुछ बनेगा, ठीक है। ये सब क्या होगा, सब एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये क्वेश्चंस थे और फिर नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब अगली वीडियो में देखते हैं कौन सा टॉपिक आता है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।